शुरू दी है और शायद रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा-सा कुछ फाइल्स अपनी डाउनलोड कर लेते हैं अपने शिक्षा पोर्टल से। लल्ला तो देखिए हमने क्या किया है, अभी तो सैंपल के तौर पर हमने केवल 2 फाइल्स ले लिया है और उसको एक फ़ोल्डर में रख दिया है। और इनका जो डेटा टाइप है वो हम सीएसवी कर लेते हैं, क्योंकि सीएसवी पर हमारी पावर क्वेरी बहुत अच्छे से काम करती है। तो अच्छा, एक साथ इनका यदि कोई फ़ोल्डर हो जिसमें 10-20 फाइल्स हों, तो डायरेक्टली हम उसका एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट से। तो इसका हम पाथ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सीएमडी का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं रीनेम। यहाँ पर हमें कोष्ठक लगाना होगा। एक साथ नाम बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नाम नहीं बदल रहे हैं, हम एक्सटेंशन चेंज कर रहे हैं। अभी चूँकि हमारे पास 2 ही फाइल है इसलिए हम इज़िली कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे किसी फ़ोल्डर में बहुत सारी फाइल्स पड़ी हों और सबका हमें एक्सटेंशन चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम सिंपली ये लोकेशन हो गई और star.csv एक्सटेंशन हो गया और ये यहाँ पर चेंज हो गया है। दोनों फाइल्स का जो एक्सटेंशन है हमारा चेंज हो गया है, सीएसवी हो गया है। तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसी हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसको हम एक ही शीट पर लाएँ, दोनों वर्षों का डेटा जो है वो एक ही शीट पर लाएँ। अभी यदि हम ओपन करते हैं तो ये इस डेटा से आप ये जो डेटा है हमारा, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है क्या? एक मिनट। तो हम अभी कनेक्ट करते हैं पहले फ़ोल्डर से। तो एक्चुअली पावर क्वेरी में क्या होता है कि पावर क्वेरी में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि हम किसी एक्सेल फाइल से भी डाटा ला सकते हैं, किसी टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल से भी डेटा अपने पावर क्वेरी में इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सएमएल से भी कर सकते हैं और पूरे के पूरे फ़ोल्डर को भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम वेब से भी डेटा ला। हाँ, देखिए ये पावर क्वेरी जो है, पावर क्वेरी हमें एक्चुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। यदि आप 2010 या 13 यूज़ कर रहे हैं, तो पावर क्वेरी को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। यदि आप 2013 के बाद का कोई वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, 2016 या उससे ऊपर वर्ज़न यूज़ करेंगे, तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल मिलेगा और उसमें पावर क्वेरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि डेटा में ही मिल जाएगा। गेट एंड ट्रांसफॉर्म का एक टैब बना रहता है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म, उसी में आपको मिल जाएगा यदि आप 2016 या उससे ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो। यदि आप 2010 और 2013 यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर पावर क्वेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर चले जाएँगे, यहाँ पर लिखेंगे पावर क्वेरी 2013 और हम यहाँ पर ये जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हम चले जाएँगे और यहाँ पर हम सिंपली अपना जो पावर क्वेरी है उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पर आप सीधे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो वो डाउनलोड हो जाएगा और उसको रन कर देंगे। रन करने के बाद ऑटोमेटिक ये आपके एक्सेल में ये जो पावर क्वेरी का टैब है ये आ जाएगा, ठीक है? तो यदि 2010 या 2013 है तो डाउनलोड करना पड़ेगा और यदि 2016 या उसके बाद का वर्ज़न है तो ऑटोमेटिकली वो डेटा में ही आ रहता है। ये जो डेटा रहता है इसी में गेट एंड ट्रांसफॉर्म करके आता है और उसी में हमें मिल जाता है पावर क्वेरी। तो अभी यहाँ पर स्पेशल टैग आ गया है पावर क्वेरी का। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है गेट एक्सटर्नल डेटा। और गेट एक्सटर्नल डेटा मतलब कि हम पावर क्वेरी में डेटा कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो वेब है। छोटी-मोटी जो है टेबल्स हैं वो वेब से आ जाती हैं। क्योंकि ये जो वेब है इस पे यदि हम आप क्लिक करें, तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वही ओपन होता है और आप जानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज़ 11 में डिप्रिकेट कर दिया गया है और वैसे भी बहुत सारी साइट प्रॉपर्ली ओपन नहीं होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काम का तो नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डायरेक्ट टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं और जब भी वो वेबसाइट पे चेंज होगा तो यहाँ पर भी वो डेटा चेंज हो जाएगा। तो हम वेब से भी कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फ्रॉम फाइल रहता है जिसमें हम किसी दूसरी एक्सेल फाइल से डेटा ले सकते हैं
या टेक्स्ट या CSV से भी डेटा ले सकते हैं, या XML से, या फ्रॉम फोल्डर से ले सकते हैं। यह फ्रॉम फोल्डर बहुत ही उपयोगी है, सभी उपयोगी हैं, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस के कनेक्शन दिए गए हैं। SQL हो गया, MySQL हो गया, DB2 हो गया, ओरेकल हो गया। यहाँ कहीं से भी डेटा हमें यदि लाना है, एक्सेस हो गया, कहीं से भी डेटा यदि लाना है तो हम सिंपली इन कनेक्टर्स का यूज कर सकते हैं और यहाँ से हम डेटा को ला सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या केस है कि हमारे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ये डेटा फोल्डर। इसमें हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, 2 फाइल्स हैं। इनका डेटा हमें इंटीग्रेट करना है, हमें कंसोलिडेट करना है एक ही पेज पर। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फोल्डर को कनेक्ट करते हैं। और इस फोल्डर का मतलब है कि इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स रहेंगी वो सभी की सभी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी हमारे पावर क्वेरी में। तो यहाँ पर ब्राउज पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपने डेटा को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ओके करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इंटरफेस है, इसमें ये बता रहा है कि ये बाइनरी है, बाइनरी फाइल्स हैं, और इसमें इसका एक्सटेंशन क्या है तो CSV बता रहा है। और इस प्रकार से इसमें नॉर्मल चीज़ें आ रही हैं, फाइल पाथ वगैरह आ रही है। तो हम यदि चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर दें। डायरेक्ट क्लिक करने से भी फाइल कंबाइन हो जाएगी, लेकिन यदि हमें उसमें कोई परिवर्तन करना है, कोई चेंजेस करना है, तो उस चेंजेस के लिए हमें एडिट पे क्लिक करना चाहिए। जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पावर क्वेरी का एडिटर है वो पावर क्वेरी का एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया है। इसमें आप देखेंगे तो हमारा जो मेन पूरा डेटा है वो यहाँ पर है। इसके बाद ये सिंपल जानकारियाँ हैं कि उसके फाइल का नाम क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पॉसिबल है कि यदि हमारा जो फ़ोल्डर है उस फ़ोल्डर में हमारी कुछ एक्सेल फाइल पड़ी है, कुछ CSV फाइल पड़ी है, कुछ टेक्स्ट फाइल पड़ी है, तो हम उसमें से चाहते हैं कि जितनी टेक्स्ट फाइल है वही केवल इंपोर्ट हो, या जो CSV फाइल है वही केवल इंपोर्ट हो। तो जो एक्सटेंशन का दिया गया है तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन को फ़िल्टर कर सकते हैं। अभी तो केवल CSV फाइल है तो इसलिए यहाँ पे CSV आ रहा है, और यदि यहाँ पर टेक्स्ट फाइल और कोई फाइल्स होती तो वो भी आ जाती। तो यहाँ से हम फ़िल्टर लगा सकते हैं, तो जब भी उस फाइल में चाहे आप कितनी भी फाइल्स रखिए, लेकिन वो फाइल्स वही फ़िल्टर करेगा जो कि यहाँ पर हम फ़िल्टर लगा देंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लाइड स्टेप, मतलब इसमें क्या होता है कि जो आप इसमें परिवर्तन करेंगे ये आपके मूल फाइल में परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो फ़ोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स रखी हुई हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ये केवल स्टेप्स को रिकॉर्ड रखता है, और आप किसी भी समय चाहें तो किसी भी स्टेप्स को अनडू कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो हमारा सोर्स डेटा होगा। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट वाला चाहिए, और कंटेंट के अलावा कोई भी कॉलम नहीं चाहिए। तो हम कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, और रिमूव अदर कॉलम्स है तो इस पर क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होगा, दूसरे कॉलम्स जो है हट जाएंगे और केवल कंटेंट वाला कॉलम हमारा बचेगा। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर एक कंबाइन फाइल का एक लोगो बना हुआ है, यहाँ पर कंबाइन फाइल का बना रहता है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही ये दोनों फाइल्स को कंबाइन करने का प्रयास करेगा, और यहाँ पर ये आपको रिजल्ट दिखा रहा है कि इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं, डेटा क्या है, वो डेटा यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट फाइल ये दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी फाइल्स रहती हैं, तो जब हम उनको कंसोलिडेट करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि जितनी भी फाइल्स हैं उसमें डेटा एक ही प्रकार का है, यानी उनके कॉलम से सेम है। जो कॉलम हेडिंग होती है, जब वो कॉलम हेडिंग सेम होगी तभी तो हम उनको एक के नीचे एक अरेंज करना चाहेंगे। अलग अलग कॉलम हेडिंग होगी तो वो अरेंज नहीं होंगे। तो इसीलिए ये सैंपल फाइल के रूप में ये फर्स्ट फाइल सैंपल फाइल सेलेक्ट है, जिसमें बता रहा है कि यही कॉलम्स हैं, और जो जो फाइल्स हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उनमें यही कॉलम्स होने चाहिए, तभी वो इसके एक एक के नीचे एक अरेंज होगा। उसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये स्टेप्स पूरे हमारे रिकॉर्ड हुए हैं। हम चाहें तो किसी भी स्टेप पर क्लिक करके पीछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये परिवर्तन हमारे मेन डेटा में नहीं हो रहा है। अब देखिए ये डेटा हमारा पूरा, अभी हम इसको फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये डेटा, इस पे हम फिल्टर लगाए हैं तो ये देखिए दोनों वर्षों का डेटा हमारे पास आ चुका है, जो कि अलग अलग फाइल्स में था। तो इस प्रकार से यदि आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं तो उनको कंसोलिडेट कर सकते हैं बस कुछ ही क्लिक्स पे। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे
कि बहुत सारे ऑप्शन बने हुए हैं जिन सभी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक होम का बना हुआ है और एक ट्रांसफॉर्म का बना हुआ है, ऐड कॉलम का बना हुआ है। तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर डाइस कोड और नेम दोनों है, डाइस कोड और नेम दोनों है, और हमें इस पे जनशिक्षा केंद्र लगाना है। तो हम चाहते हैं कि भाई इसमें से डाइस कोड एक अलग कॉलम में आ जाए, तो वो भी हम पावर क्वेरी में कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐड कॉलम में जाएंगे। देखिए दो प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक तो यहाँ पर जाएंगे तो भी हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, ऐड में जाके एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन हमको मिलता है। और शायद कॉलम होता है, वो ऐड कॉलम क्या करता है, एक नया कॉलम ऐड करता है। तो हम एक कोई भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई एग्जांपल के तौर पर भी कोई कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और कस्टम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये डाइस कोड जो है उसको हम अलग करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इसमें बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं कि आप कितनी लेंथ के आधार पर करना चाहते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, कोई रेंज लेना चाहते हैं, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अभी हमारे केस में ये है कि ये जो हमारा डैश लगा हुआ, डैश के पहले का चाहिए, यानी एक डेलीमीटर डैश होगा और उसके पहले का डेटा चाहिए। तो हम कहेंगे कि टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, और हम यहाँ पर ये पूछेगा कि कौन सा डेलीमीटर चाहिए। तो हमने कहा कि भाई ये डैश का डेलीमीटर चाहिए, यहाँ पे डैश लिख देंगे हम। और उसके बाद हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में जाके एक कॉलम हमारा बन गया है, जिसका कि डेटा जिसमें केवल डाइस कोड है, और यहाँ पर ये डेटा टाइप दिखाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर हो और उसका डेटा टाइप टेक्स्ट हो, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसका डेटा टाइप भी परिवर्तित कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं। अभी तो हम इसको टेक्स्ट ही रहने देते हैं, पर यदि चाहें तो हम इसका टाइप भी बदल सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कॉलम्स हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल। तो यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, कस्टम कॉलम ऐड करना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये सभी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का टोटल हो जाए। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं क्लास 1 to 8, कॉलम का नाम रहेगा, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट कॉलम, प्लस लगा देंगे 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ पे प्लस छूट गया। यानी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं और सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताता है कि कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, यदि कोई एरर रहती है तो एरर भी बता देता है। हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक कॉलम बन जाएगा और जिस पे सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। इसका जो एक और बड़ा फायदा है वो ये है कि जनरली हमारा जो एक्सेल है वो, यदि बहुत ज़्यादा डेटा हो हमारे पास, 8-10 लाख डेटा हो, और उसमें यदि आप कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहें, सिंपली यदि आप लेफ्ट का फंक्शन भी इस्तेमाल करना चाहें, तो ये सीट जो है वो हैंग हो सकती है, काफ़ी टाइम भी लेता है यदि डेटा का वैल्यूम ज़्यादा है तो। लेकिन पावर क्वेरी इस तरह से बनाई गई है कि कितना भी बड़ा डेटा हो आपका, वो डेटा जो है बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही जल्दी हमारा डेटा एग्जीक्यूट हो जाता है, हैंग नहीं होता है। काफ़ी पावरफुल टूल है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने अपने डेटा को इसमें जिस तरह से चाहें इन सारे विकल्पों का यूज़ करके फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पर क्लोज एंड लोड है, तो हम क्लोज एंड लोड पे क्लिक करते हैं। अब ये क्या होगा, जो भी डेटा हमारा मर्ज हुआ है वो अब हमारे सीट पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे इस सीट पर आ गया। इस सीट पर आप देखेंगे तो दोनों वर्षों का डेटा हमारा आ गया है, 21-22 का भी, 22-23 का भी। अब इसकी खूबसूरती ये है कि जब भी हम इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर कोई नई एक्सेल फाइल डाल देंगे और हम अपने पावर क्वेरी को रिफ्रेश करेंगे, तो उस नई फाइल का डेटा भी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। या हम पूरे फाइल्स को डिलीट करके यहाँ पर नेक्स्ट डे की फाइल डाल देंगे और फिर हम अपनी इस पावर क्वेरी को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, तो भी वो डेटा हमारा आ जाएगा। यहाँ पर यदि मान लीजिए कि अभी हमारा यदि पोर्टल खुला हुआ है और यहाँ पर हम 19-20 का भी अपना डेटा डाउनलोड कर लेते हैं, और इसकी भी हम एक्सेल डाउनलोड कर लेते हैं।
और बस उसमें देखना यही रहता है कि फॉर्मेट सेम रहे। तो हम इसको लाते हैं यहाँ पर, इसको पेस्ट कर देते हैं, इसका एक्सटेंशन बदल देते हैं, CSV कर देते हैं, CSV। अब यदि इसका फॉर्मेट वगैरह सेम होगा तो क्या होगा, अभी 3 फाइल्स हो गई हैं। अब हम अपने इस पे आते हैं, सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखिएगा कि क्या होगा। ये पेज रिफ्रेश हो गया और आप यहाँ पर देखें कि कितना जल्दी उसने पूरे के पूरे डेटा को, जो भी हमने उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हम डालते जाएंगे जिनका प्रारूप एक जैसा होगा, वो तुरंत उसको उस फाइल को रीड कर लेगा, उस फाइल पर ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा देगा। यानी कि हमने डाइस कोड अलग किया था तो 19-20 में भी डाइस कोड अलग हो गया होगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन भी उस पर लागू होता जाता है और 1 to 8 भी वहाँ पर जुड़ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी डेटा के आधार पर पिवट टेबल लगा सकते हैं। और हमने जो सेलेनियम सीखा है उससे हम क्या कर सकते हैं कि पर डे जो फाइल्स डाउनलोड करते हैं उसको हम डाउनलोड फोल्डर से ला करके इन फाइल्स को डिलीट करके यहाँ नई फाइल्स पेस्ट करा देंगे, और पेस्ट कराने के बाद हम जो हमारा ये रिपोर्ट है उसको रिफ्रेश करा देंगे। रिपोर्ट को रिफ्रेश कराने के लिए जो हम कोड, बहुत ही सिंपल सा कोड है, उसके लिए हम उसमें लिखते हैं दिस वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल। इतना आप क्लिक कर देंगे तो जिस स्टेटमेंट के बाद भी, जैसे पूरी फाइल डाउनलोड हो गई, उसके बाद आप ये दिस वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल कॉल करा दीजिए। जैसे ही कॉल करा देंगे तो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली हमारी अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से पावर क्वेरी काफ़ी काम का है, इसमें बहुत कुछ है। जैसा कि आप देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या और भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम मर्ज कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अभी आपको यहाँ पर आपके पास डाइस का डेटा डला हुआ है और डाइस से आपको जनशिक्षा केंद्र लाना है, तो हम क्या करेंगे, पावर क्वेरी से जनशिक्षा केंद्र वाली फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मर्ज क्वेरी है और अपेंड। अपेंड का मतलब आप जानते हैं कि एक के नीचे एक, और मर्ज का मतलब कॉलम मर्ज। तो हम मर्ज में जाएंगे और दूसरी फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर दूसरी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ से हम रिलेशनशिप भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पावर क्वेरी भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं और कई सारे डेटा को एक समान होता है, उसको एक के नीचे एक रखना होता है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो ये फाइल्स अलग अलग थी, यदि हमारे पास सीट अलग अलग हो तो सेम इसी प्रकार से हम, जो यदि सीट अलग अलग सीट्स हैं, 10 20 50 सीटें हैं, उनको एक ही सीट पर हमें कंबाइन करना है, तो हम सीट को भी इसी प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, कुछ क्लियर हुआ इसमें? हाँ ठीक है, बता देता हूँ मैं। देखिए इसमें क्या है कि मैं एक अलग ही फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे एक अलग फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मास्टर सीट। और ये हमारा ये डेटा सोर्स है। यहाँ पर मान लीजिए कि नई नई फाइल्स पर डे अपडेट होती हैं, आप पुरानी फाइल को हटा करके यहाँ पे फाइल डालते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें इसको कंबाइन करना और उस पर पिवट टेबल वगैरह लगा के रिपोर्ट तैयार करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली फाइल को, अपनी मेन फाइल को जिसमें हमें कनेक्ट करना है, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपने पावर क्वेरी में जाएंगे और पावर क्वेरी से हम फ्रॉम फाइल में जाएंगे और सीधे अपने फोल्डर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा, लल्ला, यहाँ पे ब्राउज का बटन आएगा, इससे हम अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा डेटा फोल्डर है और हमने उसको क्लिक किया, तो उसके बाद हमने ओके कर दिया। अब हमारा क्या हुआ, पावर क्वेरी ने डेटा सोर्स क्या सेलेक्ट किया है, वो लोकेशन, वो फोल्डर जिसको हमने सेलेक्ट किया है। यदि हम सीधे कंबाइन पे क्लिक कर दें तो भी ये कंबाइन हो जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, सीधे कंबाइन करना है, तो आप डायरेक्ट कंबाइन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम चाहते हैं इसमें कुछ एडिट करना, तो हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडिट पर क्लिक करेंगे, हमारा ये देखिए आप पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा। अब इस पावर क्वेरी एडिटर में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम इनका आप एक एक करके देखते जाएंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मेन कंटेंट जो होता है, कोई भी फाइल, जैसे ये फाइल है,
इसका मेन कंटेंट यहाँ पर है, ऊपर हेडिंग भी लिखा हुआ है कंटेंट। तो हमें जनरली इस कंटेंट की ही ज़रूरत पड़ती है, बाकी के कॉलम्स तो है तो सिंपल जानकारियाँ रहती हैं कि फाइल का नाम क्या है, एक्सटेंशन क्या है, कब क्रिएट की गई, उसका पाथ क्या है, ये एट्रीब्यूट्स रहते हैं। तो हम जिस कॉलम को चाहिए उस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स कर देते हैं, तो बाकी की अनवांटेड चीज़ें जो है वो हट जाती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर यदि आप देखिए तो ये क्या है, यहाँ पर एक ये डबल एरो डाउन एरो बना हुआ है और इसको पॉइंट करेंगे तो लिखा हुआ है कंबाइन फाइल्स। तो यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल्स क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही जितनी भी ये तीनों फाइल्स हैं, ये तीनों के तीनों फाइल्स जो है कंबाइन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सैंपल देखने के लिए कहता है, आपको दिखाता है कि ये कॉलम्स हैं और इन्हीं कॉलम्स में यदि जानकारियाँ हैं तीनों फाइल्स में तो वो कंबाइन होंगी। ओके पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे सारा का सारा डेटा हमारा कंबाइन हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, कुछ संशोधन करना है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि हमें डाइस कोड अलग करना था, तो हम यहाँ पे डाइस कोड को भी अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे, उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हम ऐड कॉलम्स पे जाएंगे और यहाँ पर कॉलम को ऐड करने के 2-3 तरीके हैं। हम यहाँ पर कंडीशनल कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम जा रहे हैं एक्सट्रैक्ट में और एक्सट्रैक्ट में टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, यहाँ पर क्लिक करते हैं। डेलीमीटर पूछता है, डेलीमीटर हमने डैश लिख दिया तो क्या होगा कि सबसे लास्ट कॉलम में हमारा ये एक बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं डाइस कोड। देखिए एक्सट्रैक्ट करना कितना इजी है। हम चाहे तो नेम को भी इसी प्रकार से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉलम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ऐड करना है कॉलम और, तो हम कस्टम कॉलम पर क्लिक करेंगे। कस्टम कॉलम का नाम हमने दे दिया क्लास 1 to 8 और यहाँ पर जो फील्ड्स होते हैं हमारे फाइल्स के, वो पूरे फील्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। तो ये सभी तीनों वर्षों के फील्ड्स हैं, तो ये हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 6, 7 और ये 8 और यहाँ पर ये बताता है सही का निशान बता रहा है, मतलब ये पूरा क्लियर है। अब ये एक हमारा ऐड हो गया है। इसके बाद हर कॉलम के बगल में ये डेटा टाइप दिखाता है, तो आप डेटा टाइप अपने अकॉर्डिंग क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि हमारा संशोधन कंप्लीट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, अब क्लोज एंड लोड टू कर देंगे। अब क्लोज एंड लोड टू जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही एक कनेक्शन बन जाएगा, ये कनेक्शन बन जाएगा हमारा और अब हम उस फोल्डर से कनेक्ट हो चुके हैं। और जब भी हम उस फोल्डर में कोई नई फाइल डालेंगे या कोई फाइल हटाएंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो हमारा पूरा का पूरा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है सर, हेलो, ठीक है ना, क्लियर है ना? अभी आप लोग जब अभ्यास करेंगे ना, आप जो है 2 साल 3 4 साल का डेटा जो भी एक्सेल से रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड करके वहाँ पे सभी फाइल्स को एक साथ रखिए और सबको कंबाइन करिए, तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। ये इससे काम आपका इजी हो जाएगा। यानी जो हम फाइल्स वगैरह डाउनलोड करवा रहे थे अभी सेलेनियम से, उन सेलेनियम से फाइल को डाउनलोड करवा करके डाउनलोड फोल्डर से हम सीधे अपने मेन फोल्डर में डाल देंगे। मेन फोल्डर हमारा पिवट टेबल से कनेक्ट रहेगा, यानी पावर क्वेरी से कनेक्ट रहेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करेगा। करने के बाद अब जो भी आप पिवट टेबल लगाएं वो आप इसी पे लगा दें, इस पे ही पिवट टेबल आप लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं कि हम स्कूल का नाम ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर ये है ना इंसर्ट में हमने स्कूल का नाम ले लिया। उसके बाद फिर हमारे पास ईयर है, तो हम एकेडमिक ईयर्स को कॉलम्स में ले लिया हमने। और उसके बाद फिर हमने एक क्लास 1 to 8 का इनरोलमेंट जोड़ दिया, तो एक छोटी सी रिपोर्ट बन गई कि उस स्कूल में 19-20 में कितना नामांकन था, 1 से 8 का, 21-22 में कितना था, 22-23 में कितना था, टोटल कितना है। तो इस प्रकार से अब ये रिपोर्ट क्या है, हमारे पिवट टेबल से, हमारा पिवट टेबल जो है वो कनेक्ट है पावर क्वेरी वाले से और पावर क्वेरी कनेक्ट है फोल्डर से। जब भी फोल्डर में डेटा चेंज होगा रिफ्रेश करेंगे, यहाँ डेटा चेंज होगा, यहाँ डेटा चेंज होगा, तो हमारा इसको रिफ्रेश करेंगे तो पिवट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो रीड करने में इसीलिए हम क्या करते हैं कि सीएसवी जो है काफ़ी कंपैटिबल फाइल फॉर्मेट है, तो हम क्या करते हैं कि उसको सीधे कन्वर्ट कर लेते हैं अपने सीएसवी में, एक्सएलएस का फॉर्मेट। और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक-एक नहीं करेंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही आपको दिखाया कि आप सीधे दाश कमांड में जाइए, वहाँ पर REN जो हमारा कमांड होता है फाइल को रीनेम करने का, वो कमांड आप रन कर दीजिए फ़ोल्डर की लोकेशन तक जाके। तो क्या होगा कि जितने भी फाइल्स हैं, सारी फाइल्स का एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा और उसको कनेक्ट कर पाएँगे आप। हाँ, एक साथ हो जाएगा। हालाँकि हम हाँ, तो ठीक है, वो गूगल पे भी सर्च करेंगे मिल जाएगा और इस उससे भी देख सकते हैं। तो उसको आप ये इसको आप करिएगा, जो ऑटोमेशन हम लोग कर रहे हैं जिसमें फाइल डाउनलोड करवाते हैं, तो उसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर? और कोई समस्या हो तो बताइए, आज इतना ही रखते हैं। हाँ, क्या एरर आ रही थी? अच्छा, अच्छा। 1 मिनट।